हाँ तो बच्चों जो आज की क्लास है मैं वो यूट्यूब पे ले रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं शायद एक दो दिन मेरे को क्लास टाइम पर लेने पर दिक्कत है, तो मैंने आज की क्लास यूट्यूब पे पूरी कर दिया। आप इसे यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीक की जो हमारी क्लासेस हैं वो ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी। जिन बच्चों को ऑफलाइन आना होगा ऑनलाइन आना होगा अपने नॉर्मल टाइम पे चलेंगी। ठीक है भैया, लगभग लगभग आप ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने वहाँ पे 12th किया था, एक बारी चेक कर लेते हैं। ये ओसवाल का जो सैंपल पेपर चल रहा था हमारा, हाँ 12th किया था हमने, अभी हमें 13 करना है। तो 13 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है जी। ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों है। ठीक है, पहले समझ लो एक बारी, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी ए का ट्रांसपोज ए है। आप कह रहे हो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए है। अब वो बोलता है अगर सिमेट्रिक और स्क्यू दोनों हैं तो बताओ ए किस तरह का मैट्रिक्स होगा। ठीक है भैया, मैं कैसे कहूं किस तरह का मैट्रिक्स होगा, लेकिन अगर ये दोनों गिवन बातें हैं तो दोनों गिवन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों। तो आप सॉल्यूशन में कह सकते हो लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। ठीक है, लेफ्ट ले आओ इन दोनों को तो ए प्लस ए डबल ऑफ ए इक्वल 0 और ए मैट्रिक्स आपका 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी आंसर आपका बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है जी, सोच के कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत लगे मार्क करके रख लेना, जब मैं नेक्स्ट क्लास लाइव मिलूंगा आप मेरे से पूछ पाएंगे। ठीक है, समझ समझ के साथ साथ जल्दी जल्दी से करते जाइएगा, अच्छी राइटिंग से कीजिएगा। 14 क्वेश्चन सॉरी 14 14 में मुझे कहते हैं मैट्रिक्स दिया हुआ है भाई, ये तो देख के करने वाला है बच्चों। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो, ये आइडेंटिटी नहीं है सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मिनट, सिमेट्रिक को बाद में चेक करते हैं और आंसर मत देखना भी। स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, याद करो, नहीं है, स्क्यू नहीं हो सकता। नन ऑफ दिस को तो बाद में देखोगे, पहले सिमेट्रिक चेक कर लो। सिमेट्रिक में देखना डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, कुछ भी है। ऑफ डायगोनल पर ध्यान से देखना बच्चों, 1 2 और 2 1 पोजीशन सेम होनी चाहिए, 1 3 3 1 पोजीशन सेम होनी चाहिए। अब चांस की बात है, ये देखो ना, मैं ये कह रहा हूँ ये 1 2 और ये 2 1 ये पोजीशन सेम होनी चाहिए ना, 0 है चलेगी। ये 1 3 3 1 पोजीशन सेम है, 2 3 3 2 पोजीशन सेम है, ये सिमेट्रिक है। नहीं तो आप इसका ट्रांसपोज करके देख लो, उसे ए बोल दो, इस मैट्रिक्स को आप ए मैट्रिक्स बोल दो और इसका ट्रांसपोज कर लो। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये वही मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज ए है, यानी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बहुत बच्चे देख के ही कर गए हैं, आंसर बी पार्ट है। ठीक है जी, चीजें बहुत आसान दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़ देना, आसान भी गलत हो जाते हैं और बढ़िया भी आएंगे, वो फिर वैसे गड़बड़ हो जाएंगे। जब एक बुक कर रहे हैं तो पूरी करेंगे, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है, कहीं स्किप नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। 15th बोलते हैं मैट्रिक्स का टाइप बताओ, जो हम लास्ट क्लास शॉर्टकट कर गए थे भैया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, 1 2 और 2 1 न्यूमेरिकली सेम साइन उल्टे, 1 3 और 3 1 नंबर सेम साइन उल्टे, 2 3 और 3 2 पोजीशन नंबर सेम साइन उल्टे। स्क्यू है, आपको देख के क्लियर हो गया होगा। जिसको पैटर्न याद होता है, जो समझ चुका है बात, वो तो सी डायरेक्ट बोल देगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भैया, और जिसको अगर पैटर्न याद नहीं है तो उस मैट्रिक्स को आप ए बोल दो, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को आप ए बोल दो। ए का ट्रांसपोज कर लो, 0 -5 8, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। और जरा ध्यान से देख लेना, माइनस कॉमन निकाल लो, सारे साइन पलट कर सेम आ जाएगा, यानी ए का ट्रांसपोज नेगेटिव है, यानी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी आंसर फिर सी पार्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से करते जाइएगा। कौन सा गया, 15 गया, तो आ गए अब हम 16 पे। ठीक है, 16 पर ध्यान दो। ऐसा क्वेश्चन देखो, किसी एक बच्चे ने पूछा भी था मेरे से, लेकिन बस नंबरों पर था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद सेंट माइकल के एक स्टूडेंट ने पूछा था। ठीक है, ये बस वेरिएबल डिपेंडेंट है। ए की ऑर्डर दी हुई है उसने m/n है। ठीक है, बी की ऑर्डर वो आपसे पूछ रहा है, ये रिक्वायर्ड है, ऑर्डर रिक्वायर्ड है, ध्यान देना। मैंने p/q अज्यूम कर ली। ठीक है, अज्यूम कर ली, चलो सीधा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर की बात हो रही है, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, बी का ऑर्डर p/q बोल मान लिया हमने। अब वो बोल रहा है ए बी का ट्रांसपोज डिफाइंड है, ध्यान से देखते रहना, और बी ए ट्रांसपोज भी डिफाइंड है।
तो बी का ऑर्डर बताओ जो हमने अज्यूम किया है पी बाई क्यू। एक बारी ये जो चीजें कह रहे हैं ना भाई, ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है तो पहले बी ट्रांसपोज का ऑर्डर बना लो। ठीक है, सोच लेना, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन होता है। बी का ऑर्डर पी बाई क्यू है तो बी ट्रांसपोज का क्यू बाई पी होगा। ए का ऑर्डर एम बाय एन है तो ए ट्रांसपोज का एन बाय एम होगा। ऐसे ही होगा ना, ट्रांसपोज में ऑर्डर पलट जाएगा, रो कॉलम कॉलम रो हो जाएगा। अब इधर आना, उसने कहा था ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है तो भैया ए का ऑर्डर तो तुम्हारा एम बाय एन है और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्यू बाय पी है। और बहुत ध्यान से सोचना, मल्टीप्लाई डिफाइंड है तो मल्टीप्लाई तो होगी तब ना जब प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम लेटर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। यानी ये इंप्लाई कर गया कि क्यू का मतलब एन है। तो आपका जो बी का ऑर्डर आपने पी बाय क्यू माना था उसमें क्यू तो एन आ गया, अब पी चाहिएगा। उसके लिए दूसरी वाली कंडीशन यूज करो। सोच लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बी ए ट्रांसपोज डिफाइंड है। देखो बी का ऑर्डर तो हमारे पास यहाँ पर पी बाय क्यू था और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर एन बाय एम था। बी ए ट्रांसपोज आपका डिफाइंड है, बी ए ट्रांसपोज ध्यान देना डिफाइंड है। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम एक बारी मैं चेक कर लूँ ना। बी का ऑर्डर देखो पी बाय क्यू ही है और ए ट्रांसपोज का एन बाय एम ही है। ठीक है भैया, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है, यानी क्यू की मतलब यहाँ से भी एन ही आएगी। ठीक है भैया, बी का पी बाय क्यू, एक मिनट क्वेश्चन को चेक कर ले हम। ओहो उल्टा कर दिया भाई, उल्टा कर दिया। एक मिनट यहाँ ध्यान देना। और ये शायद ना, ये जब मयंक मेरे से पूछ रहा था तब भी ध्यान देना, तब भी मैंने ये बी ए ट्रांसपोज ले लिया था तो मतलब आंसर इस पे आ जाता, निकाला भी था। लेकिन यहाँ बी ट्रांसपोज ए का हुआ है, बी ट्रांसपोज ए का हुआ है, मैंने बी ए ट्रांसपोज ले लिया। देखो रीड करने में भी कभी कभी गलती हो जाती है जल्दबाजी में, तो उसका ध्यान देना। ठीक है भैया, ठीक है, उस पेपर में भी पक्का है बी ट्रांसपोज यही था और मैंने बी ए ट्रांसपोज पढ़ दिया था। हाँ खैर, बी ट्रांसपोज ए, ठीक है, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्यू बाय पी है और ए का ऑर्डर एम बाय एन है। ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई डिफाइंड है और आपको पता है मल्टीप्लाई डिफाइंड कब होगी, जब प्री मैट्रिक्स में कॉलम पोस्ट मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, यानी पी का मतलब एम आ जाएगा। ठीक है भाई, मैं ध्यान से देख लेना। ठीक, पी का मतलब एम आ गया। अब देखो आपसे बी का ऑर्डर पूछा था जो कि पी बाय क्यू है, तो पी का मतलब एम और क्यू का मतलब एन। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। मैं इसे पलट के भी कराऊंगा, जो उस दिन शायद मयंक ने पूछा था वो वाला भी कराऊंगा। उस दिन मैंने इसे बी ट्रांसपोज की जगह ए बी ट्रांसपोज पढ़ दिया था। ठीक है, उल्टा पुल्टा पढ़ दिया था। अभी अभी उस क्वेश्चन को भी दोबारा लेंगे, फटाफट से करो। किसी को कंफ्यूजन है तो जरूर पूछ लीजिएगा जब हम लाइव मिलेंगे आपके साथ। अभी इसका नंबरों वाला भी बता रहा हूँ आपको, वो भी सोच लो। हाँ साथ रहना वो एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ। एक ऑर्डर कुछ भी रख लो, चलो 4/3 रख लो आप, एक ऑर्डर 4/3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बी का हम आपसे पूछ रहे हैं जबकि हम कह रहे हैं ये सब हटा दो आप। ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है और बी ट्रांसपोज है, ये जो लिखा था ना ये गलत लिख दिया। बी ट्रांसपोज ए बी डिफाइंड है ऐसा कह रहे हैं। ये दोनों गिवन कंडीशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं बी का ऑर्डर बताओ। आपने कहा सर बी का ऑर्डर क्या पता, एम बाय एन मान लिया। अच्छा, जब आपका बी ट्रांसपोज भी यूज होना है कहीं ना कहीं तो आप बी ट्रांसपोज बना लो यहाँ पे। अगर बी का ऑर्डर एम बाय एन है तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर एन बाय एम हो जाएगा। ये ध्यान देना, ट्रांसपोज में रो कॉलम कॉलम रो हो जाती है। अब ध्यान से सुन लो, अब ध्यान से सुन लो ये सब हटा दिया मैंने। नंबरों वाला होगा दोबारा। एक ऑर्डर 4/3 है, बी का पूछ रहा है एम बाय एन माना तो बी ट्रांसपोज का उसका उल्टा एन बाय एम होगा। ए इंटू बी ट्रांसपोज डिफाइंड है, ए का ऑर्डर क्या था 4/3। बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या था, बी ट्रांसपोज का एन बाय एम। मल्टीप्लाई डिफाइंड है तो डिफाइंड तो तभी होगी जब कॉलम और रो बराबर होंगे, यानी इंप्लाई कर गया n3 है। ठीक है भैया, n3 है। फिर बोल रहा है बी ट्रांसपोज ए बी डिफाइंड है, ये मल्टीप्लाई भी हुई है तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर तो एन बाय एम आपने माना हुआ है, जो भी है आपका आया हुआ है। ठीक है, और ए का ऑर्डर आपका 4/3 था और दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो तभी होंगे जब प्री मैट्रिक्स का कॉलम पोस्ट मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, यानी m4 आ गया। m4 यानी n और n3।
आपकी बी की ऑर्डर m/n थी, m4 आ गया, n3 आ गया, यानी बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/3 होगा। आंसर है, बिल्कुल ध्यान से कर लेना, ऑलरेडी एक स्कूल में क्वेश्चन आ चुका है। मैंने कहा था मटेरियल जो है लिमिटेड अवेलेबल है, उसी लाइन लेंथ पे आपके पेपर घूमने हैं। तो ऑलरेडी स्कूल में आया क्वेश्चन, किसी सैंपल पेपर में आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हो गया ना, ध्यान से करिए। असर्शन रीजनिंग, इसके बाद हम असर्शन रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। असर्शन रीजनिंग में आपको कहा था मैंने ऑलरेडी, चारों ऑप्शन याद रहनी चाहिए। सबसे पहले सी चेक करते हैं हम, फिर दोबारा ध्यान दे लो, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, फिर ये सी है, फिर डी चेक करते हैं, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, फिर ए चेक करते हैं, भाई दोनों ट्रू आ गए तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो ए ऑप्शन आ जाता है, और दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो डी आ जाता है। याद होगा, साथ रहिएगा, सोच के करिएगा, ठीक है भैया, ध्यान से सुन लो। फर्स्ट थोड़े से कंसेप्ट एक्स्ट्रा बना लेना भैया। अच्छा, ये एनसीईआरटी की टाइप और काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में तुमने हल्का किया है, कम कंसेप्ट से किया है। इसका जेन्युइन कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास बोला था, एक बारी फिर सभी दोबारा सुन लेना। उसने कहा हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस तरह का है कि ए स्क्वायर और ए इक्वल है, ए स्क्वायर और ए इक्वल है, ठीक है। फिर वो कह रहा है, ये स्टेटमेंट असर्शन चल रहा है भैया, आई प्लस ए का होल स्क्वायर -3a आई के इक्वल है, बताओ ट्रू या फॉल्स, ये गिवन दिया हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं, इस पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम लगा देते हैं, मतलब एनसीईआरटी कराया था, लगा दिया था, लेकिन गलत बात होती है। मतलब इन दोनों में से एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, फिर भी लग जाएगा, लेकिन वो रटने वाली बात है, आज आप रटो मत, क्योंकि आपको रीजन भी ट्रू है या फॉल्स है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यानी वो भी चेक करना है। तो एक मिनट, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर कोई मत लगाना, दिमाग में नहीं जाएगा, क्वेश्चन सोच नहीं पाओगे, ठीक है। प्रॉपर मतलब i प्लस ए का होल स्क्वायर है ना, एक्चुअली इसका तरीका ये है, i प्लस ए की i प्लस ए से मल्टीप्लाई करो आप, ये है इसका तरीका, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। देखो सुनना, बात पूरी पकड़ में आएगी आपको। आई का आई से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी स्क्वायर, आई की ए से मल्टीप्लाई आई, उल्टा पुल्टा मत करना इसे, आई पहले ए बाद में, ए की आई से मल्टीप्लाई ए आई और ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर -3। देखो रटा हुआ फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो ये आई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, इन दोनों को उल्टा पुल्टा हम सेम करके 2a भी कह देते हैं, 2ia कह देते हैं, जो कि अगर ये इंटू बी और बी इंटू ए होता तो ए बी और बी ए सेम होना जरूरी नहीं है, आप उसे 2a भी कह दो, ये गलत है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर मैट्रिक्स कंटेस्ट में फॉर्मूला नहीं लग सकता। मैं लास्ट क्लास भी कह रहा था, लेकिन आप सबको पता है आइडेंटिटी की ए से मल्टीप्लाई प्री करो या पोस्ट करो, वो उल्टा पुल्टा सेम होता है, इसलिए चांस की बात है इन दोनों में एक आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इंटू ए और ए इंटू आइडेंटिटी, सबको प्रॉपर्टी पता है, आइडेंटिटी की ए से मल्टीप्लाई प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करो वापस से आता है, ये रिजल्ट तो ट्रू है, इसलिए हम इस ए आई को आई ए कह सकते हैं, ठीक है भैया, आई ए कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये आई ए प्लस आई ए डबल ऑफ आई ए हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर का मतलब गिवन में ए था, ध्यान देना, इस ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हो, -3a। फिर आपको मालूम ही है आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स होता है इसी रिजल्ट से, तो ये डबल ऑफ ए हो जाएगा, माइंड में देख लो, डबल ऑफ ए प्लस 3a, ए 3a -3a कट जाएगा, आइडेंटिटी को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, आइडेंटिटी का स्क्वायर, आइडेंटिटी की पावर 10,000 आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है भैया, ये राइट साइड है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सही वजह सुन लेना, इसके साथ का भी देखो ये दे रहा है, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट, और ये अब फाइनल हो रहे हैं लास्ट क्लास और मतलब अब वाली क्लास में लाके। तो असर्शन आपका ट्रू है, पहली बात ये समझो, असर्शन ट्रू है सर। अब रीजन पे आ जाओ, ये रीजन लिखा हुआ है उसने, देखो रीजन पढ़ लो, ए इंटू आई, आई इंटू ए है, सबको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन ही होता है मल्टीप्लाई पे, ए के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई प्री या पोस्ट करो, ए आता है, ट्रू रिजल्ट है, रीजन भी ट्रू है, और इस रीजन की वजह से ही असर्शन ट्रू हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने आई ए को ए आई लिखा है, दोनों इक्वल होते हैं उल्टा पुल्टा, तभी वो डबल ऑफ ए आई हुआ था, तभी वो डबल ऑफ ए आई हुआ था, इस रीजन की वजह से ही असर्शन आया है, यानी ऑप्शन आपकी दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए, ए पार्ट आंसर है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे ही मान लेना, समझने के बाद आसान है लेकिन बात बढ़िया थी, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कुछ चीजें देखने से ही हो जाती हैं जी। स्केलर मैट्रिक्स याद करो बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स, सर 3 रो 3 कॉलम स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो, सर बिल्कुल सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, असर्शन ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है, असर्शन ट्रू है। रीजन पर आ जाओ, बोलता है कि भाई
if all element of principal diagonal are equal then it is scalar matrix। ठीक है भैया, वो कह रहे हैं अगर प्रिंसिपल, ध्यान से सुनना, तुम्हें लगेगा रीजन सही है और किताब गलत लिख रही है। वो कह रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल, यही होता है प्रिंसिपल डायगोनल, जैसे हम डायगोनल कहते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल कह लो, इसके सारे एलिमेंट सेम हो तो स्केलर मैट्रिक्स होती है। देखो ज्यादा तो टीचर भी यही बोलते हैं ना जल्दबाजी में, तो आपने फटाफट रीजन पढ़ा कि यार प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो, ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स, तो रीजन भी सही हो गया। गलत बात है यार, डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए लेकिन अदर एलिमेंट जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स अदर एलिमेंट जीरो होने चाहिए, अदर जीरो नहीं कहा है उसने, रीजन में कह रहा है भाई उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो। लो जी, डायगोनल एलिमेंट तो इसके सेम है लेकिन बाकी मैं जीरो नहीं लिख रहा, कुछ भी लिख रहा हूँ, ये नहीं है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। तो आप आधी कंडीशन दिए और आधी दिए नहीं। तो मैं कह रहा हूँ बातें आसान होती हैं लेकिन गलत हो जाती है वन मार्कर में, तो बड़े ध्यान से करना, इसकी प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है। सर वो कह रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो, जबकि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है डायगोनल एलिमेंट सेम हो लेकिन बाकी एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट जीरो हो। ये सही डेफिनेशन नहीं है सर, रीजन फॉल्स है। असर्शन टू रीजन फॉल्स, सी पार्ट आंसर है। ठीक है, सोच के करना, जो पार्ट थोड़ा सा भी बेटर लगा कि आपकी सोच थोड़ी गलत जा रही थी उसको मार्क दे देना, रिवीजन में जरूर करना है हमने। ठीक है, देखो असर्शन रीजनिंग में उलझा सकता है, एक वन मार्कर का क्वेश्चन हो ना, असर्शन रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन में चार चार बातें सोचनी पड़ सकती हैं, दोनों ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है, सब कुछ सोचना पड़ सकता है। ठीक है भैया, तो थर्ड a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे बोलना चाहिए था यहाँ फॉर मैट्रिक्स कहना चाहिए था। ठीक है भैया, वो चलो किताब की गलती मान लो आप। ठीक है, अब आप सुनो, उसने बोला ये असर्शन ट्रू है, बीच में ध्यान दे लेना, नॉट इक्वल है, ट्रू है या फॉल्स है। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, एक तो आप फॉर्मूला मत लगाओ मैट्रिक्स में, a प्लस बी की a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, तब लगा सकते हो फॉर्मूला। हमने लगाया एनसीईआरटी करते हुए लगाया जब इन दोनों में से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, जो प्रीवियस क्वेश्चन में बात बताई है, लास्ट क्लास बताई है। ठीक है, अभी तो आप मल्टीप्लाई करो क्योंकि इनमें कोई भी आइडेंटिटी बताई नहीं गई। तो ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए की बी से मल्टीप्लाई भी, उल्टे पुल्टे का ध्यान देना, बी की ए से मल्टीप्लाई बी है और बी की बी से बी स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं क्या ए बी प्लस बी ए टू ए बी हो जाएगा? बच्चा कहेगा तब हो जाएगा जब बी ए को ए बी लिख सके, और ये कोई रूल ही नहीं है सर कि मैट्रिक्स में ऑलवेज ए बी और बी ए इक्वल हो, ये नहीं होता सर, ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यानी जब आप ए बी के बारे में कोई कंडीशन नहीं बता रहे तो बी ए बी होना जरूरी नहीं है और ये टू ए बी होना जरूरी नहीं है, ये राइट साइड होना जरूरी नहीं है, यानी ये राइट साइड का अनइक्वल है। यानी आपने ये बोला यहाँ पर कि ए बी बी ए इक्वल नहीं होता है, इसलिए हम इसे टू ए बी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नॉट इक्वल है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। यानी आपकी असर्शन, बहुत ध्यान से सुनना, वाकई नॉट इक्वल है, वो असर्शन ट्रू है, वाकई ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी नहीं है, नहीं हो सकता क्योंकि उल्टा पुल्टा सेम नहीं होता। ठीक है भैया, इसलिए असर्शन वो भी कह रहा है भाई नहीं हो सकता, ट्रू है। फिर रीजन दे रहा है भैया, रीजन को एक स्टेटमेंट मानना, पहले ए बी और बी ए नॉट इक्वल है, बिल्कुल जनरली यूजुअल जनरल केस में दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उल्टा पुल्टा सेम नहीं होती, ये रीजन भी सही है। और इसी रीजन की वजह से हम कह रहे थे कि बी ए को ए बी नहीं लिख सकते, टू ए बी नहीं बन सकता, और वो वाकई बातें नॉट इक्वल है। इसी रीजन की वजह से असर्शन को हम ट्रू कह पाए हैं। यानी यहाँ असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और थर्ड मिला के करना, सोचना, दोनों बढ़िया कंसेप्ट तैयार करा गए। फोर्थ ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इस तरह के हैं, ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, इक्वल नहीं कहे हैं। वो कह रहा है ए इंटू बी बी मल्टीप्लाई हो सकती है, डिफाइंड है, और बी इंटू ए मल्टीप्लाई हो सकती है, इक्वल नहीं कहे हैं, ध्यान देना। अब असर्शन में कह रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखो जो जल्दबाजी में चल रहा होगा ना, कोई बच्चा सोच नहीं रहा होगा, बोलेगा ट्रू फॉर्मूला है, ऐसे नहीं भाई, गलत हो जाएगा, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है यहाँ। एक तो उसने मैट्रिक्स, देखो अब की बारी तो कह दिया है, दो मैट्रिक्स की बात है, तो मैट्रिक्स में ए इंटू बी इंटू ए सेम होना जरूरी नहीं होता ना, प्रॉपर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोलो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। और अगर बी ए बी बराबर होता है तो बी ए को ए बी लिखो, ए बी माइनस ए बी कट जाए तो वाकई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन सबको पता है बी और ए बी इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये जनरल बात नहीं है, हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है ये। यानी आप इसे काट नहीं सकते और ये राइट साइड आ नहीं सकती, आप कह रहे हो ये राइट के इक्वल है, यानी असर्शन फॉल्स है। ठीक है, वैसे तो अभी पूरा समझो, लेकिन असर्शन फॉल्स वाली ऑप्शन इन चार ऑप्शन में चौथी है,
यानी आप आंसर डी होना चाहिए, लेकिन आप रीजन वाली स्टेटमेंट को भी चेक करो वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और हमारी वैसे डी ऑप्शन में असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू ही होना पड़ता है, तो लिखेगा वो वैसा ही। लेकिन देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर दोबारा अब इसने प्रॉपर खोल दिया ब्रैकेट, तो यहाँ लाके रोक दिया, बोलता है इसके इक्वल होगा, ये कटेंगे नहीं क्योंकि ए बी बी ए तो बराबर होना जरूरी नहीं होता, रीजन ट्रू है। तो ये तो जेन्युइनली हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है भैया, ये बातें छोटी हैं लेकिन एनसीईआरटी करके बच्चों की बहुत अच्छी तैयार नहीं होती, या बच्चे जल्दबाजी में गलत करते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट आ जाना 5th क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग आप हमेशा ध्यान से करो, पेपर में भी ध्यान से करना, थोड़ा सोच के करना, थोड़ा पॉज लगा के करना। ठीक है भैया, किसी भी चीज को आसान मत मानो, अगर आपको फुल मार्क लेने आसान भी है हाथ से निकालो। ठीक है, ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। बोलता है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी ए का ट्रांसपोज ए, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर मत देखना बच्चों, अपना दिमाग चलाओ मेरे साथ साथ। बी सिमेट्रिक है, बी का ट्रांसपोज बी है, 3 ऑर्डर के हैं ये ध्यान देना, ए और बी दोनों का ऑर्डर 3 मतलब 3/3 है, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। अब असर्शन में कह रहा है ए इंटू बी, असर्शन में ऐसे कह रहा है ये असर्शन ए इंटू बी इंटू ए, ठीक है, या ए बी इंटू ए, ऐसे ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चेक कर लो, छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ रीजन मत पढ़ना, आप अपना दिमाग चलाओ। ये सिमेट्रिक है, कैसे चेक करोगे? इसको पी मैट्रिक्स मान लो, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, घोटाला नहीं कर देना। इसका ट्रांसपोज यही आ गया तो सिमेट्रिक है। देखो ट्रांसपोज तो पूरी साइड का होगा, पूरी साइड का। ठीक है, ऐसे। अब आप राइट साइड पे आप इसको फर्स्ट मैट्रिक्स मानना और इसको सेकंड मानना, क्योंकि ये ब्रैकेट में दी हुई है, एक ही मानना है इसको। रिवर्सल लॉ लगा दो, बी एक मतलब सेकंड वाला पहले आ जाएगा उसका ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट वाला बाद में चला जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले को बाद में चेक करते हैं, पहले इसी को देखो। फिर ये ब्रैकेट खोलो, इस पे भी रिवर्सल लॉ लगा दो, ये ऐसे आ गया। ठीक है, और ए और बी दोनों सिमेट्रिक थे, यानी ए का ट्रांसपोज ए था, बी का ट्रांसपोज बी था और ए का ट्रांसपोज ए था। ये देखो वापस वही बन गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स बन गया, कह सकते हो आप। ठीक है भैया, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स बन गया, यानी आप इसे पी कह सकते हो, यानी वाकई जेन्युइनली ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अभी उसने दो कहे हुए थे सिमेट्रिक अभी दूसरे को भी चेक कर देते हैं। ठीक है, साथ साथ कर लेना, दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। फिर आ गया मेरे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एसोसिएटिव होती है, वो ध्यान देना, मतलब ब्रैकेट से फर्क नहीं पड़ेगा, कभी ब्रैकेट पे दिमाग चला रहे हो। ए इंटू बी इंटू ए, ठीक है, एक बारी प्रूफ के लिए तो ब्रैकेट दिया हुआ है, ले लेंगे, लेकिन ठीक है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ध्यान से देखो अभी आप, मतलब ए इंटू बी इंटू सी है कभी, और डिफाइंड है प्रोडक्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो बाद में सी को करो, या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो बाद में ए को करो, बात सेम ही आएगी। ठीक है, एसोसिएटिव होती है। वापस आओ वापस। हाँ, तो अभी उसने कहा था ए इंटू बी इन ब्रैकेट इंटू सी, ये भी सिमेट्रिक है क्या? असर्शन ही चल रहा है, तो इसको फिर आप एक पी मान लो, ट्रांसपोज कर लो, पूरी साइड का ट्रांसपोज होगा, ध्यान देना। आप 3 का रिवर्सल लो, मत लगाओ गड़बड़ हो जाएगी, मत लगाओ, प्रूविंग सही करो, कभी डिस्क्रिप्टिव भी आ जाए तो। 2 दिख रही हैं तो सेकंड पहले उसका ट्रांसपोज, फर्स्ट बाद में उसका ट्रांसपोज, फिर इस ब्रैकेट पे दोबारा रिवर्सल लॉ लगा दो, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आ गया। और अब ध्यान देना जरा, एक मिनट चेक कर लें इसे, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? अच्छा, सी कहाँ से ले आया यार, गलत लिखने की बात बड़ी गड़बड़ हो जाती है कई बार। ये ऐसे है, ठीक है, मैं दोबारा कर दूं ना, ए ट्रांसपोज और इस पर दोबारा रिवर्सल लॉ लगा दो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और तुम्हें पता है ए बी दोनों सिमेट्रिक थे, यानी ए की ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी और ए ट्रांसपोज ए, वो गिवन था। ये वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया बच्चों, यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है भैया, यानी कि असर्शन आपका ट्रू है, असर्शन ट्रू है। ठीक है, अब आ जाओ आप रीजन पे। रीजन में वो बोलता है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड बी इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, रीजन को एक स्टेटमेंट मानो पहले। बोल रहा है अगर ए बी कॉम्यूटेट करता है, कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई सेम है, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन उल्टा पुल्टा सेम है, तो बोल रहा है अगर सेम है, तो लो जी हमने गिवन ले लिया, अगर सेम है तो